नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। बुलेटिन में सबसे पहले बात, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने भारत की स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश की सबसे पुरानी बार एसोसिएशन दिल्ली बार एसोसिएशन को भी संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी गंभीरता के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में केजरीवाल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने जो कहा वह करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वकीलों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है और उनके लिए नीतियां भी बना रही है। हम दिल्ली बार एसोसिएशन को दुनिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन का दर्जा दिलवाएंगे। तो दिल्ली में एमसीडी के चुनावों को कुछ ही समय बच गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर लगातार हमलावर है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की एमसीडी की लूट का सबसे बड़ा कारनामा उजागर किया है। आपका आरोप है कि एमसीडी बीजेपी ने चांदनी चौक से 150 करोड़ की 1100 स्क्वायर फीट की जमीन को 34 करोड़ में बेच दिया है। आपका कहना है कि एमसीडी जमीन को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर लीज पर देती तो 300 करोड़ की कमाई होती। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी जाते जाते दिल्ली वालों की जमीन कौड़ियों के दाम बेचना बंद करें। 1100 स्क्वायर मीटर की कमर्शियल जगह एमसीडी ने मात्र 34 करोड़ के अंदर बेच दी। जिस जमीन के दाम कम से कम 125 करोड़ से 150 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, एमसीडी ने इस हाई प्रोफाइल बिल्कुल कमर्शियल जगह को मात्र 34 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और मुझे लगता है ये अब तक का एमसीडी का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो लूट का सबसे बड़ा जो है कारनामा सामने आया है। कोई आदमी जो उस इलाके में रहता हो, मेरी कई वहां के ट्रेडर्स से बात हुई, कई दुकानदारों से बात हुई, वो लोग हैरान हैं, वो लोग शॉक में हैं कि ये कैसे हो सकता है कि एमसीडी इतनी बड़ी जमीन जो है मात्र 34 करोड़ रुपए के अंदर बेच सकती है। आप लोग भी इसके बारे में जानकारी निकालिएगा। साधारण तौर पर लोग ये कह रहे हैं कि अगर इस 1100 वर्ग मीटर में एमसीडी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर ही अगर दुकानें लीज पे दे देती तो कम से कम 300 करोड़ रुपए जो है एमसीडी कमा सकती थी। साधारण सा काम था जो एमसीडी का काम है, जहां पे इन्होंने खूब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के बेचते हैं। अगर यहां बना देते तो कम से कम 300 करोड़ रुपए लोग कमा सकते थे, मगर जाते जाते अपने लोगों को फायदा पहुंचा। वहीं राजधानी दिल्ली में अब फेसलेस सर्विस लागू की गई है। इसके जरिए परिवहन विभाग की करीब 33 सेवाएं आपको घर बैठे मिल पाएंगी, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल है, जिससे दिल्ली की जनता को लाइसेंस बनवाने में काफी राहत मिलेगी। और कई नोडल ऑफिसर नियुक्त भी किए जाएंगे जो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर जानकारी लेंगे। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि आईटीओ ऑफिस को बंद कर दिल्ली की जनता को ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई करने की बात कही है। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी से विधायक विशेष रवि जी करोलबाग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके दिल्ली सरकार ने लाइसेंस को लेकर के बड़ा कदम उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, एक ज़माना था जब दिल्ली के अंदर लगभग 200 ऐसे सर्टिफिकेट्स थे जिनके लिए लोगों को अलग अलग विभागों की लाइन में लगना पड़ता था। दिल्ली सरकार डोर स्टेप डिलीवरी की स्कीम लेके आई और जिसके बाद लोगों को सिर्फ एक नंबर डायल करना होता है और वहाँ से एक सरकारी आदमी घर पे आता है, कागज़ लेके जाता है और वो सर्टिफिकेट 15 से 20 दिन के अंदर आपको वापस घर पे दे के जाता है। तो उसी कड़ी के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि 7 दशक हो गए हैं, लेकिन आज भी लोग जो हैं वो सरकारी दफ्तरों के आगे लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हैं, जो बहुत ही जो है दुर्भाग्य की बात है। तो इसी कुव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, इसी अव्यवस्था को ख़त्म करने के लिए कदम उठाया गया है। लाइसेंस किसी को बनवाना हो लर्निंग के लिए तो अब आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइसेंस अंदर रिन्यू करवाना हो उसकी ज़रूरत नहीं है। गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र करानी हो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। ऐसी लगभग 30 चीज़ें जिसके लिए हमें आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था उसको अब फेसलेस कर दिया है। यानी कि अब आपको वहाँ कार्यालय पे जाकर अधिकारी के सामने खड़े होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है।
अब आपको सिर्फ एक नंबर दिया गया है और एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, उस पर सिर्फ मात्र अप्लाई करना है और आपका काम घर बैठे हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात और कही है कि नोडल ऑफिसर लगाए जाएंगे इलाके में जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करके लोगों से जानकारी लेंगे। बिल्कुल, इसमें उनसे जानकारी भी लेंगे और लोगों का काम भी वही करवाएंगे। और उसी लिए जो एक आरटीओ ऑफिस जो है, कल सीएम साहब ने उसमें ताला लगाया है और वहाँ की सारी जो है व्यवस्थाएं जो हैं वो ख़त्म कर दी हैं। उस ऑफिस में होने वाले सारे काम अब फ़ोन पे और घर पे बैठे हुए कंप्यूटर के माध्यम से जनता कर सकती है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी से विधायक करोल बाग विशेष रवि जी का साफ तौर कहना है, जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया आईटीओ ऑफिस बंद करके जो लाइसेंस को लेकर के ऑनलाइन अप्लाई करके लोग अपने घर में बैठ के लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। गौतम तिवारी। वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि बीजेपी को योजना चाहे आयुष्मान योजना हो या कोई और, इसने योजना में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो लोगों तक आसानी से पहुंच रही है। इन योजनाओं में चाहे आयुष्मान योजना हो या कोई और योजना आज भी चल रही है और भारत की जनता इन योजनाओं का लाभ भी उठा रही है। वहीं उन्होंने केजरीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने कहा था कि भारत सरकार की तमाम योजनाएं बंद हो गई हैं। देखा होगा आरटीओ के जो दफ्तर हैं वो राज्यों के अंदर खुले रहते हैं। हमारे 1988 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट जब देश में बना था तो देश के अंदर आप गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे या आप लाइसेंस बनवाएंगे ड्राइविंग या लाइसेंस रिन्यू कराएंगे, वो ऑल इंडिया बेस पर आदेश पार्लियामेंट का वो अधिकार है उस ऑर्डर को करने का। राज्य सरकार का वो अधिकार ही नहीं है, विषय ही नहीं है वो। इसी विषय को लेते हुए आप लोगों ने भी लाइसेंस बनाया होगा, आपके रिश्तेदारों ने बनाया होगा, बगैर दलाल के 5-4 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे तब लाइसेंस बनेगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए धक्के खाने पड़ेंगे, गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी है, गाड़ी ट्रांसफर करानी है, बगैर मीडिएटर के काम हुआ ही नहीं करता था देश में। उसी कड़ी के अंदर अभी मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी साहब ने इन लंबी लंबी कतारों से भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए और घर बैठे हम सब लोग ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रिन्यूएशन, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, नया लाइसेंस बनवाना, इस प्रकार के 18 जो ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिलते जुलते कार्य थे, इनका आदेश भारत सरकार ने पार्लियामेंट में मार्च में लॉ बनाकर और यह आदेश पारित कर दिया। यह आदेश पारित हुआ जिससे सरल, सुगम, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिले लोगों को। और ये स्टेट गवर्नमेंट का जो आरटीओ का काम था केवल उसको इंप्लीमेंट कराना है राज्यों के अंदर, उसमें बदलाव करना, नया बनाना, तब्दील करना, ये सेंटर का विषय है। लेकिन जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए जो दिल्ली की सड़कों में लग सकते थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लग सकते थे, एमसीडी का पैसा रोक रखा है केजरीवाल साहब ने। सतेंद्र जैन कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं दूंगा कि चुनाव आ रहे हैं तो एमसीडी की सड़कें टूटी रहें, लोग नाराज हो जाएं और हम उसका लाभ उठा लें। एमसीडी का पैसा रोक रखा है, उस पैसे को वहां दिल्ली के विकास में अगर दिया जाता तो कितना बढ़िया होता। वह एमसीडी चुनावों को लेकर अब कुछ ही समय बच गया है। अप्रैल 2022 में एमसीडी चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी के आईपी एक्सटेंशन की निगम पार्षद अर्पणा गोयल ने बताया कि कैसे फंड की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी। इन्हीं सब मुद्दों पर अर्पणा गोयल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जिब्रान खान ने। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं अपर्णा गोयल जी, जो भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। मैम, पहला सवाल यही है कि आगामी चुनाव है और इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ तक आए। और जो आपने आगामी चुनाव की बात की, तो सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां नहीं हैं। 2017 से जब हम जीत गए थे, हम तब से ही तैयारी कर रहे हैं। तैयारी इस बात की कि हमारी जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करने पड़े। तैयारी इस बात की कि यदि हमें फंड नहीं भी दिया जा रहा तो भी हम जनता का काम किस प्रकार करा पाएँ, हम इसी बात की तैयारी करें। बाकी इलेक्शन तो हर 5 साल में आते ही। जैसे कि आपने बताया कि तैयारियों में आप जुटी हुई हैं और 6 या 7 महीने इलेक्शंस के लिए रह गए हैं,
पिछले 4.5 साल से आप निगम पार्षद हैं। इलाके के लोग आपसे, जितना मैंने खुद से सर्वे किया, खुश भी हैं। एक दो लोग, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तो जो आपने काम किए, आपके पास ये ज़रूर बात है कि फंड्स की हमेशा से कमी रहती है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन फंड्स की कमी होने के बावजूद भी आपने इन सब कामों को सरअंजाम कैसे दिया? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फंड्स की कमी तो रही, लेकिन पूरे पिछले 4.5 साल में अभी तक मात्र 30 लाख रुपए का फंड हमें आवंटित किया गया था। और उस 30 लाख रुपए के फंड को हमने अपनी जनता से पूछकर जहां लगाना चाहिए, जहां वो चाहते थे वहां लगाया। जैसे मसलन मैं बताना चाहूँगी कि हमने उससे हाई मास्ट लाइट्स लगाई, हमने अपने पार्कों के गेट का सौंदर्यीकरण किया, और हमने कुछ एक सड़कें जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी उनको भी उसी में बनाया। मतलब आप समझ सकते हैं बहुत छोटा कार्य रहा होगा। और हमारे सांसद निधि से, हमारे विधायक निधि से भी क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही साथ बिना फंड के, जो निगम का अपना एक फंड होता है, जो निगम का ही फंड होता है, उससे भी हमने बहुत सारे कार्य कराए हैं, जिसमें हमने डीडीए से कुछ सड़कों को हस्तांतरित करके अपने पास लिया। तो हमने वहाँ पर पूरी प्रकाश व्यवस्था की, क्योंकि वहाँ स्थानीय निगम पार्षद रेखा त्यागी ने अथक प्रयासों और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय के निर्देश पर बाबरपुर विधानसभा के सुभाष मोहल्ला वार्ड में स्थित विजन पार्क मैन रोड का नाम क्रांतिकारी स्वर्गीय भाई दीवान सिंह नयाल कर दिया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए विजय पार्क मैन रोड पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय और उत्तराखंड प्रकोष्ठ आप पार्टी प्रमुख हरीश अवस्थी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने स्वर्गीय दीवान सिंह नयाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत कठिन होता है जब कोई दिल्ली से 500-700 किलोमीटर दूर। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करोलबाग के बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए सभी त्योहारों से बढ़कर है, जिसे हमारे देशवासियों को, सभी धर्म के लोगों को बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। और इस दिन पे यही संदेश है, यही निवेदन है सभी से कि ये बड़ी मुश्किल से मिला हुआ, हासिल हुआ दिन है। इसको हम सिर्फ छुट्टी का समझ के इस दिन को जो है ना बिताएं। इस दिन के असली महत्व को हम ज़रूर समझें और अपने बच्चों को भी इस दिन के महत्व को समझाएं। ये बताएं उनको कि कितनी मुश्किलों से ये दिन हासिल हुआ है। हमारे जो पूर्वज हैं, वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल युवा दिल्ली प्रदेश ने स्वतंत्रता दिवस और तीज उत्सव के मौके पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, उत्तरी दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग चेयरमैन जोगीराम जैन, पूर्वी दिल्ली महापौर श्याम सुंदर और भाजपा के कई जिलाध्यक्ष और नेता मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई। इस मौके पर अग्रवाल सभा ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों को मास्क लगाओ और चॉकलेट ले जाओ की शुरुआत की गई है। अग्रवाल सम्मेलन लगातार सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम में लगे रहते हैं। आज जो कार्यक्रम अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया, समाज को एकजुट रख के देश को आगे बढ़ाने का संकल्प है। जब हम समाज को एकजुट रखते हैं, उनके अंदर अवेयरनेस करते हैं, तो देश आगे बढ़ता है। और वैश्य अग्रवाल समाज ने हमें अब हमारे साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इन युवाओं को प्रेरणा देने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम को अग्रवाल सभा किस तरीके से आयोजित करती रहती है और किस किस तरीके के कार्यक्रम आज रखे गए? देखिए, दिल्ली की बात यदि हम छोड़ दें और पूरे देश की भी यदि बात करें और पूरे देश की भी यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं, तो देखने में आता है कि वैश्य समाज के लोग धर्म के कार्य में, सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसी प्रेरणा के तहत हमने भी एक कार्यक्रम दिल्ली के अंदर किया। हम लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि आप अपने वैश्य समाज के नायकों को जानें, उनको पहचाने और उनके व्यक्तित्व के ऊपर गर्व करें, उसको समाज के बीच में लेकर जाएं। अधिक से अधिक सेवा के कार्य किए। अभी आपने देखा, हमने मास्क, बच्चों को मास्क बांटे और चॉकलेट बांटी। उसका लक्ष्य यही है कि हम चाहते हैं कि सभी की सेवाओं के भाव मन के अंदर जगे, हमारे आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरणा ले। सर, आपने पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। उन पुस्तकों से किस तरीके से जो युवा समाज है उसे प्रेरणा मिलती है और क्या इस पुस्तकों के क्या नाम है मेन पॉइंट? जी, बहुत क्वेश्चन अच्छा किया आपने
कि अग्रसेन जी महाराज पर हमने 2 पुस्तकों का आज लोकार्पण किया है, ग्रायण और एक अग्र सहस्त्र नामावली। इसमें अग्रसेन जी महाराज के 1000 नाम है और उनके जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्यात्मक रूप से इस पुस्तक के अंदर आए हुए। वो हर व्यक्ति के लिए पढ़ने योग्य पुस्तक है, उसको अवश्य पढ़ें। और यहाँ पर जितने भी हमने आमंत्रित लोगों को किया है उसको यही संदेश देने का कार्य है कि आप इस कोरोना महामारी काल के अंदर भी अपने सेवा के कर्तव्यों को बिल्कुल ना भूलें। अग्रसेन जी के 1 ईंट और 1 रुपए के समाजवाद के उस सिद्धांत पर निरंतर चलते रहे, जिसको स्थापित करके उन्होंने विश्व के अंदर अग्रसेन समाज की पताका को फहराया। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के युवा प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अग्रवाल समाज लगातार जन सेवा के कार्य करता रहा है और इस तरीके के कार्यक्रमों को कर युवाओं को संदेश देने का काम करता है। साथ ही इस मौके पर 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। एक अनूठी पहल की भी शुरुआत की, बच्चों के लिए मास्क लगाओ चॉकलेट ले जाओ, एक नई शुरुआत की गई। दिल्ली से किरणपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने दिल्ली के पहाड़गंज में झंडारोहण किया। इस मौके पर हारून यूसुफ ने आरोप लगाया कि केंद्र और दिल्ली सरकार गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। पूर्व मंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार ने आज तक जितने भी काम किए हैं उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। नोटबंदी हो या जीएसटी, पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। गरीब परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल सरकार भी दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रही। इस कार्यक्रम के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी देशवासियों को हर साल दिल से मनाना चाहिए 15 अगस्त। और जो इस टाइम देश की हालत है, भुखमरी आ रही है, नोटबंदी के बाद जो हालत हुए हैं, बेरोजगारी, फांसी लगा रहे हैं, गाँवों के अंदर फांसी लगा रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, इसके लिए रोकथाम की जाए। अब मैं तो कहूँ आने वाले टाइम पे कांग्रेस को लाया जाए। इस कार्यक्रम के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी देशवासियों को हर साल दिल से मनाना चाहिए 15 अगस्त। और जो इस टाइम देश की हालत है, भुखमरी आ रही है, नोटबंदी के बाद जो हालत हुए हैं, बेरोजगारी, फांसी लगा रहे हैं, गाँवों के अंदर फांसी लगा रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, इसके लिए रोकथाम की जाए। अब मैं तो कहूँ कि आज के दिन हम उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि भी पेश करते हैं और मुबारकबाद उन लोगों को जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी का ये फ़र्ज़ कि इस आज़ादी को कैसे कायम रखा जाए, लोगों की आवाज़ जो है उसको उठाया जाए। जिस तरीके से लगातार पिछले 7 वर्षों से प्रयास हो रहा है इन आवाज़ों को दबाने का, ये हिंदुस्तान के किसी भी हिंदुस्तानी का ये सोच कभी नहीं रही। उसने हमेशा डर और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, चाहे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो, चाहे आज जिस तरीके से देश को बांटने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। और नफरत इसलिए फैलाई जा रही है कि जो तो कोरोना काल में कई संस्थाओं ने मिलकर लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है और इसी तरह वजीरपुर महासंघ मंच ने जनता के बीच पहुंचकर मुश्किल दौर में जनसेवा का काम किया। यह संस्था पिछले 8 सालों से जनता के बीच कई कैंपों का आयोजन कर मदद करती आई है। इसके लिए वजीरपुर महासंघ मंच को दिल्ली रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने वजीरपुर महासंघ मंच के अध्यक्ष नंद केसवानी से खास बातचीत की है। साथ खास बातचीत में मौजूद हैं दिल्ली रत्न अवार्ड सम्मानित नंद केसवानी जी, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से पिछले 8 सालों से जनता के बीच में कई सारे कार्यों के साथ में मदद का हाथ बढ़ाया है। न्यूज़ 1 इंडिया में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से सर आपने पिछले 8 सालों से जनता के बीच में मदद का हाथ बढ़ाने का काम किया? दरअसल हमने 8 साल पहले एक संस्था बनाई थी, वजीरपुर जनसंघ मंच, और इस संस्था ने वजीरपुर विधानसभा के अंदर 8 सालों में ढेरों सारे कार्य किए हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप और एजुकेशन कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप, और हमने एक ओपीडी वैन निकाली थी जो कि झुग्गी में जाके उनका मुफ्त इलाज कर रही थी। सुबह पार्कों में जाके लोगों का फ्री बीपी शुगर चेक करना, ऐसे ढेरों कार्य हमने किए हैं। और पीछे कोरोना काल में हमने ऑक्सीमीटर फ्री लोगों को मुफ्त में बांटे हैं।
ऑक्सीजन सिलेंडर जिसको जरूरत पड़ी थी, जहाँ तक हमसे हो सका हमने उनको मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया। जो भी हमसे कार्य हो सके थे हमने इस कोरोना काल में किए हैं। सर, जिस तरीके से आपने अपनी संस्था के माध्यम से जनप्रतिनिधि ना होते हुए भी जनता के बीच में जाने का काम किया है, क्या इस तरीके से आपको इलाके की बाकी समस्याओं को सुलझाने के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? निश्चित तौर पे जब आपके साथ प्रशासनिक ताकत होती है तो आप जनता की सेवा और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं निश्चित तौर पे आने वाले निगम के चुनाव में चुनाव लड़ूंगा और जनता के लिए आगे बढ़ूंगा। सर, किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों के बीच हैं? दरअसल निगम के चुनाव एक स्थानीय चुनाव है और हमारे जो डेली की जो समस्या होती हैं वो उस निगम के से जुड़ी हुई होती हैं। अब होता क्या है कि मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ कि हम कोई भी काम के लिए निगम पार्षद पे जाते हैं तो हमें एक ही चीज़ मिलती है कि हमारा फंड नहीं है। अब फंड की जो समस्या है वो समस्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आपस की समस्या है। वो कहते हैं हमें फ़ंड मिल नहीं रहा, वो कह रहे हैं फ़ंड दे नहीं रहे। तो अब इस तौर पे अगर मैं किसी पार्टी से लड़ता हूँ तो मैं जनता की सेवा ढंग से नहीं कर पाऊँगा, तो मैं निर्दलीय तौर पे ही जनता के बीच में जाऊँगा और चुनाव लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ वजीरपुर सहयोग मंच के अध्यक्ष, जो पिछले लगातार 8 सालों से जनता के बीच में जाकर सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आगे जनता के बीच में चुनाव लड़कर उनकी बाकी समस्याओं को भी सुलझाने का काम करेंगे। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।